दीदी, मुझे 2 महीने काम के पहले पैसे दे दो। मुझे बेटी के स्कूल की फीस भरनी है। मैं बाकी के महीने आराम से पगार ले लूँगी। मेरी काम वाली ने कहा तो मैं सोचने लगी। अभी तो नई नई आई है, 10 दिन भी नहीं हुए हैं और पूरे 2 महीने की पगार पहले से मांगने लगी। मैं मन ही मन विचार कर रही थी, वैसे तो ये रज्जो और भी घरों में काम करती है, तो पैसे कहाँ जाएंगे। मैं सोच ही रही थी कि रज्जो फिर से बोली, दीदी, मैं आपके पैसे लेकर भाग नहीं जाऊंगी। बाकी सब घरों में काम करती हूँ, चाहे तो शर्मा अंकल और सक्सेना आंटी से पूछ लो। अरे नहीं, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है। मेरे पास इतना कैश घर में नहीं रहता है। वैसे भी आजकल सब ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। मैं कल बैंक से ला दूँगी, कल ले लेना। मैंने उससे कहा तो वो अपने काम में लग गई। मैं दोपहर को शर्मा अंकल और सक्सेना आंटी के घर पर गई और रज्जो के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी पिछले महीने से काम कर रही है। उसकी बेटी की फीस भरनी है तो हम तो पैसे दे रहे हैं। बेटियाँ पढ़े लिखे अपने पैरों पर खड़ी हों, इसके लिए हम इतनी मदद तो कर सकते हैं। फिर हम कौन सा उसे दान दे रहे हैं, वो बदले में हमारे घर काम ही तो कर रही है। उसकी पगार ही उसे दे रहे हैं, बस थोड़ा पहले दे रहे हैं। अब मैं निश्चिंत हो गई थी। इतना कैश तो मेरे पास था, बस मैं बाकी लोगों से पूछ कर ही उसे पैसे देना चाह रही थी। अगले दिन वो आई तो मैंने उसे पैसे निकाल कर दे दिए। उसने बाद में आकर बताया भी कि उसने बेटी की फीस भर दी है। उसके बाद वो 3 दिन काम करने आई। चौथे दिन मेरे घर में मेहमान आने वाले थे। सारा काम रखा था। मैं उसे फ़ोन पर फ़ोन लगा रही थी पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने फिर शर्मा अंकल से पूछा, पर रज्जो वहाँ भी काम करने को नहीं आई। सक्सेना आंटी के तो वो सबसे पहले आती है, आज वहाँ भी नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है उसके फ़ोन में बैलेंस नहीं हो और वो किसी वजह से ना आने के लिए फ़ोन नहीं कर पाई हो। ये सोचकर पूरा दिन निकल गया। अगले दिन भी फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन नहीं लगा। अब मुझे महसूस होने लगा कि कहीं वो झूठ बोलकर पैसे तो नहीं ले गई है। मैंने ये बात अपने पति को बताई। वो भी बोले कि हो सकता है वो कई घरों में काम करती है, सबसे कहकर पैसे ले गई हो। 3 दिन और निकल गए, मेरा शक पक्का हो गया। मैं अपने पति और शर्मा अंकल सक्सेना आंटी को लेकर पुलिस स्टेशन गई तो ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि उसकी शिकायत करवाने और भी कई लोग आए थे। रज्जो काफ़ी घरों से पैसा लेकर भाग गई है। उस दिन से काम वाली पर से मेरा विश्वास उठ गया था। अगले महीने मैंने फिर से नई काम वाली सुंदरी को लगाया। सुंदरी अच्छा काम करती थी और बोलने में भी अच्छी थी। वो भी कई घरों में काम करती थी। उसका पति एक कारखाने में काम करता था और 2 बच्चे थे। जैसा कि उसने बताया था, सुंदरी काफ़ी सज संवर कर रहती थी। रोज़ उसका चेहरा पाउडर से लिपा पुता और लिपस्टिक और बिंदी से सजा रहता था। उस पर उसका हंसमुख चेहरा सबके ही मन को भाता था। 6-7 महीने हो गए थे। एक दिन सुंदरी देर से आई और उसने बताया कि उसके पति के लीवर में खराबी आ गई है और उसका इलाज करवाना है और कुछ महंगे टेस्ट करवानी है। आप पगार पहले दे दो। ये सुनते ही मेरे आगे रज्जो का चेहरा घूम गया और मेरा मन पुरानी कड़वी यादों से भर गया। अब मैंने पक्का मन कर लिया था कि मैं इसे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये भी रज्जो की तरह ही झूठ बोल रही होगी और पैसे लेकर भाग जाएगी। मेरा विश्वास फिर से तोड़ देगी ये नौकरानी। क्या हुआ दीदी, आपने जवाब नहीं दिया? उसने तुरंत पूछा। सुंदरी, मैं किसी काम वाली को पगार पहले नहीं देती हूँ। तू पूरे महीने काम कर और फिर पैसे ले जा। मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं रखती। तेरा महीना पूरा होते ही मैं तुझे तेरे पैसे वापस दे दूँगी। सुंदरी ने आगे कुछ नहीं कहा और वो काम पर आती। मैंने भी उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं पहले धोखा खा चुकी थी। कुछ दिनों बाद सुंदरी ने काम पर आना छोड़ दिया। मैंने उसे फ़ोन लगाया पर वो फ़ोन भी बंद आ रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगी, ये भी सबके पैसे लेकर भाग गई, पर अच्छा हुआ मैं तो बच गई। करीब 10 दिन बाद सुंदरी मेरे घर आई। हमेशा की तरह खिलता चेहरा मुरझा गया, कोई लिपस्टिक बिंदी भी नहीं, और आकर बोली, दीदी फिर से काम पर रख लो वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई। तू इतने दिन कहाँ थी? तूने फ़ोन भी नहीं उठाया,
पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। अभी तक नई कामवाली भी नहीं मिली। दीदी, मेरा पति बिना इलाज के इस दुनिया से चला गया। मैंने अस्पताल वालों से कहा कि वो इलाज तो शुरू कर दें, मैं पैसे धीरे धीरे लाकर चुका दूंगी, पर इलाज में देरी की वजह से वो मर गया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। फ़ोन में भी पैसे नहीं थे, तो किसी को फ़ोन नहीं कर पाई। ये कहकर वो रोने लगी। मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं अपने आप को दोष दे रही थी। आज सुंदरी का सुहाग मेरी वजह से उजड़ गया। मैंने पहले धोखा खाया और उसकी सज़ा मैंने सुंदरी को दी। हमेशा चमकने वाली सुंदरी आज बेजान सी खड़ी थी। पति के जाने का गम था तो आगे बच्चों का पालना भी था। मैंने उसके घर जाकर क्यों नहीं देखा? सचमुच उसका पति बीमार था। मैं उसकी थोड़ी सहायता कर देती तो मुझे तसल्ली होती, पर मैं बहुत आत्मग्लानि महसूस करती हूँ। सुंदरी को मैंने फिर से काम पर तो रख लिया, लेकिन उसके उतरे चेहरे को देखकर मुझे रोज आत्मग्लानि महसूस होती है। मैं उसका पश्चाताप करने के लिए उसके बच्चों को कुछ न कुछ भिजवाती रहती हूँ, ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका।